महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार आपकी थी धराशायी हो गई, क्या मानते हैं, क्या कारण है? ऑपरेशन लूटस भी चलाते हैं पहले लूटस या तो। लूटस? लूटस मतलब पब्लिक को लूटना, ओके। और उसके बाद उस पैसे को इकट्ठा करके वो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं उससे। आप लोगों के एमएलए इतने कमजोर क्यों है कि लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है कि डराने धमकाने की, और इसी तरह से एमएलए को डराने धमकाने की, किसी के ऊपर ईडी का केस लगा दिया। आपने शाहरुख खान के बेटे का किस्सा सुना होगा कि उनको किस तरह से तंग किया गया, और बाद में जाके उन केसेस में कहीं कुछ नहीं निकलता है। लेकिन एक डराने का जो काम कि हिंदू को डरा रहे हैं कि आप खतरे में हो। 84% हिंदू होते हुए कब खतरे में रहे? उनमें भी एकदम पक्का हिंदू मंदिर में जाते हैं। जिस दिन एनसीपी टूटी उससे 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था और उन्होंने ये कहा था कि नेशनल एनसीपी यानी कि नेशनल करप्ट पार्टी। क्या मानते हैं? महाराष्ट्र में तो आप हाथ से हाथ जोड़ रहे हो, विपक्षियों को साथ मिला रहे हो, जो कभी आपको छोड़ गए थे वो आपके साथ आ गए। शरद पवार छोड़ गए थे कभी, हरियाणा में क्यों नहीं जुड़ रहे? राजनीति में देखो, महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है जी, हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है। आशीष जी की और क्या महत्वाकांक्षा है? दुर्भाग्य की बात है कि गुड़गांव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल लावारिस छोड़ के रखा है। नमस्कार, देश रोजाना के खास कार्यक्रम खास शख्सियत में मौजूद हैं गुरुग्राम के अंदर, और हमारे साथ मौजूद हैं आशीष दुआ जी। आशीष दुआ जी लगभग 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। कांग्रेस के अंदर वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, महाराष्ट्र के सह प्रभारी हैं, और इसके साथ साथ गुरुग्राम के अंदर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को पिछले काफ़ी समय से मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। और प्रयासरत कहें या ये कहें कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर अपना एक अहम स्थान भी रखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सह प्रभारी हैं। और इस समय देश के अंदर अगर सबसे कोई इशू चर्चा का है तो बाढ़ के बाद वो महाराष्ट्र है। दुआ साहब, गलत सही कह रहा हूँ मैं? जी तो चर्चा वहीं शुरू करते हैं आपके महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र के अंदर एक महानाटक चल रहा है लगभग 1.5 साल से। शिवसेना टूटी, शिंदे साहब छोड़ के गए, उन पर मुख्यमंत्री बन गए। पवार साहब की पार्टी को छोड़ के गए, उनके भतीजे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार आपकी थी धराशायी हो गई। क्या मानते हैं, क्या कारण है? देखिए, महाराष्ट्र के घटनाक्रम पे जाने से पहले अगर हम ये देखें जी कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे बड़ा राज्य पार्लियामेंट सीट के हिसाब से है तो महाराष्ट्र है जी, जहाँ पर 48 सीटें पार्लियामेंट की आती जी जी जी। और पिछले 9 साल में 8 या 9 साल, जो 9 साल अब हो गए पार्लियामेंट चुनाव अगले साल में है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति महाराष्ट्र में बिगड़ी है, जिस तरह से जो लोगों को इन्होंने वायदे किए, जो महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया, वहाँ के प्रोजेक्ट उठा के गुजरात को दिए, वहाँ पर कोविड के समय उद्धव ठाकरे की सरकार और महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे अच्छा काम हुआ। देखा जाए जो टाइमली हेल्प दी गई जी। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोग पूरे देश के मुंबई में फंसे हुए थे। उस समय इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया लोगों तक राहत पहुंचाने का। जैसे यहाँ पर नॉर्थ में ऑक्सीजन की डेथ्स हुई या हॉस्पिटल में बेड नहीं पहुंचने की वजह से डेथ्स हुई, वैक्सीन नहीं पहुंचने की वजह से डेथ्स हुई। महाराष्ट्र में इस तरह का कोई भी किस्सा नहीं हुआ जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लोगों को वहां से निकालने का काम, जो अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया, और मुंबई तो आपको पता है कि वर्कर्स के लिए कितना बड़ा हब है, तो उसमें महाराष्ट्र सरकार ने जो कार्य किया, खाना पहुंचाने से लेकर एक एक व्यक्ति तक खाना पहुंचाने का कार्य जो किया, और एक एक व्यक्ति को जो वहां से निकालने का कार्य किया, वो बहुत अच्छा कार्य किया। जनता में बहुत अच्छा मैसेज गया। 3 पार्टियों की सरकार बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपैरिजन जब होने लगा कि उनके कार्यकाल इस सरकार के कार्यकाल में, तो लोगों को समझ आने लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो जुमले की बातें, वो खाली जुमले की बातें, इन्होंने धरातल पे कोई चीज़ डिलीवर नहीं की। और ये डिलीवर करने वाली सरकार जो आई है तीनों पार्टियों की मिलके, इसने जो कार्य किया तो वो पार्लियामेंट सीट्स में गेन आना शुरू हो गया जी।
कोई भी सर्वे आप उठा के देखिए तो उसमें ये था कि 48 में से भारतीय जनता पार्टी अगर 8-9 सीटें भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब उसको और तीनों पार्टियों का जो कंबाइंड वोट शेयर था वो 54% था लगभग, मैंने भी देखा कई सर्वे से आई। वो लगातार बढ़ता जा रहा था जी। और 54% आपने बिल्कुल एकदम सही बताया कि 54% पर आने पर जो मैंने नंबर बताया सीट्स का, उतने में सिमट के रह जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो अब उनको उसको तोड़ने का जो और बाकी राज्यों में भी किया इन्होंने, पहले कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, जो सरकारें तोड़ी, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है, जो अपनी फाइलों का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन लूटस भी चलाते हैं। पहले तो लूटस मतलब पब्लिक को लूटना, ओके, और उसके बाद उस पैसे को इकट्ठा करके वो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं उससे। और वो जिस तरह से उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए एक एमएलए को देके खरीदा गया, और 40 एमएलए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा। एक बात है दुआ साहब, ऑपरेशन लोटस को आपने लूटस कहा, तो आप लोगों के एमएलए इतने कमजोर क्यों है कि लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं? जो देखिए, जहां तक भी सत्ता में अगर बात आए तो सत्ता में एक डराने धमकाने की भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, डरा से भय से जो राजनीति कर रही है, और एक हवा एक तो क्रिएट किया जाता है आम पब्लिक के लिए भी। हम हिंदू, कट्टर हिंदू हैं, मैं भी एकदम पक्का हिंदू, मंदिर में जाते हैं, हमारे परिवार में बहुत हमारी ट्रेडिशंस हैं, सब फॉलो करते हैं। लेकिन एक डराने का जो काम कि हिंदू को डरा रहे हैं कि आप खतरे में हो। 84% हिंदू होते हुए कब खतरे में रहे? तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है कि डराने धमकाने की, और इसी तरह से एमएलएस को डराने धमकाने की, किसी के ऊपर ईडी का केस लगा दिया, किसी के ऊपर जो उनके संस्थान है उनके ऊपर रेड करा दी, रात को अंधेरे में उनके परिवार को तंग किया जाता है। कई एमएलएस को जो वहाँ के महाराष्ट्र के पुराने गृह मंत्री थे उनको अरेस्ट कर लिया। आपने शाहरुख खान के बेटे का किस्सा सुना होगा कि उनको किस तरह से तंग किया गया, और बाद में जाके उन केसेस में कहीं कुछ नहीं निकलता है। लेकिन उस समय जो डरा के धमका के प्रलोभन से लोभ देकर खींचने की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो कुछ समय के लिए कामयाब हो जाती है उस समय। और उसमें जो उन्होंने कामयाबी हासिल की, उसमें उन्होंने हमारी सरकारें तोड़ी। मैंने बताया कर्नाटक तोड़ी, मध्य प्रदेश तोड़ी, उससे पहले और भी बहुत सारी सरकारें तोड़ी गई। राजस्थान में कोशिश हुई, महाराष्ट्र उसी सिलसिले में उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया। दुआ साहब, जिस दिन एनसीपी टूटी उससे 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था, और उन्होंने ये कहा था कि नेशनल एनसीपी यानी कि नेशनल करप्ट पार्टी, जो उनकी भारतीय राष्ट्र जो कांग्रेस है उनकी, शरद पवार साहब की, उनकी पार्टी को उन्होंने एनसीपी को जो नया नाम दिया था नेशनल करप्ट पार्टी। और नेशनल करप्ट पार्टी के 8 लोग मंत्री हैं सरकार में। अभी तक तो फ्लोर पे टेस्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले मंत्री बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति को पास से जानते हो, छगन भुजबल जेल रह के आए हैं, प्रफुल्ल पटेल को जेल जाने की तैयारी थी, ऐसी चर्चाएं थी इस तरह की। अजीत पवार की फाइल खुली हुई थी, और जो 8 चेहरे जो मंत्री बने, उन 8 पर कहीं ना कहीं कुछ आरोप थे। जो आप कह रहे थे, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपने ये कहा कि डर, तो मतलब क्या इस वजह से टूट हुई उन लोगों की कि भाई कहीं फंस ना जाए, कुछ ऐसा हुआ होगा, या क्या कारण रहा होगा कि एक झटका आपको लगा कि आपकी सरकार गिरी, और दूसरा झटका लगा कि आपकी जो पार्टनर पार्टी थी उसके 48 में से लगभग 32 एमएलए चले गए? देखिए, एक तो जो मैंने आपको बताया अभी कि प्रलोभन की राजनीति, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जो इतना बड़ा फर्क है, वो कश्मीर में भी देखा कि बाप बेटी की पार्टी जो बोलते थे कि कभी उनके साथ अलाई नहीं करेंगे, उनका किस तरह से एंटी हिंदू पार्टी हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, उनके साथ अलायंस बना के एक निशान एक विधान की बात करने वाले 2 झंडे के नीचे उन्होंने अपनी सरकार चलाई ना कश्मीर में, वो चीज़ें भूल जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मामला है कि ये तो जनता बोलती है कि बहुत झूठी पार्टी है, तो इनका कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो पब्लिक के सामने आ रहा है।
महाराष्ट्र में अब राष्ट्रवादी पार्टी की आपने बात की, जो नेचुरली करप्ट पार्टी, नेशनल करप्ट पार्टी बोला गया 2 दिन पहले उनको, उन्हीं के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, उन्हीं के साथ सत्ता शेयर, क्योंकि उनको उनकी बैसाखी की जरूरत है। और ये आज जो महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, ये कमजोर, कुंठित और खुद चलने में सक्षम नहीं है, तो इसको 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी, और ये 2 बैसाखियां उन्होंने 2 पार्टियां तोड़ के अपने साथ ली। चलिए दुआ साहब, अभी आपने ये कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो सर्वे आ रहे थे, उन सर्वेज में कुछ ऐसा था कि जैसे जमीन खिसक रही है बीजेपी की। 2 पार्टियां तोड़ ली, सरकार अब बीजेपी की वहाँ चल रही, बीजेपी की सरकार ही मानी जाएगी, भले ही वो शिंदे साहब उसके मुख्यमंत्री हों, फडणवीस साहब भले ही उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन पर्दे के पीछे कहीं लगता है कि सारा सब कुछ ऊपर से ही चल रहा होगा। खैर, एक तो ये कि अब जो ये टूटन हुई, इसके बाद आप क्या मानते हो? क्योंकि जब शिवसेना टूटी थी और उसके बाद जो 2 उपचुनाव हुए, उसके अंदर एक चुनाव में तो बीजेपी ने सेंटर किया, चुनाव नहीं लड़ा, और दूसरे चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हार गए। 2 उपचुनाव हुए थे। पहला तो ये कि क्या अब इस टूटन के बाद आप क्या मानते हो कि क्या होगा लोकप्रियता पैमाना? और दूसरा, जो कांग्रेस का और जो महाविकास आघाड़ी वाला गठबंधन चलता रहेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस 2024 में कैसी होगी? ये अभी 2 साल के आपने बात की, तो मैं 2 साल की बात करता हूँ। 2 साल में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ महाराष्ट्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। 2 साल पहले एक एमएलसी के चुनाव हुए थे, अभी आपने बाई इलेक्शन की बात की थी जी। 2 साल पहले महाराष्ट्र में एमएलसी बाई इलेक्शन था, एमएलसी ग्रेजुएट सीट जी जी, जो कि नागपुर डिवीजन की सीट होती है। 57 साल की हिस्ट्री में जो उस सीट को बने हुए 57 साल हो गए। 57 साल की हिस्ट्री में बीजेपी कभी उस सीट से नहीं हारी। बिल्कुल जी। जिसमें गडकरी जी खुद स्वयं 4 बार एमएलसी रहे, फडणवीस जी के फादर 2 बार एमएलसी रहे। 57 साल की हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी को हरा के वो सीट जीती, नागपुर में, नागपुर डिवीजन की, जिसको आरएसएस की गढ़ की सीट माना जाता था कि वो किसी को भी खड़ा करेंगे वो चुन के आएगा। लेकिन 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी 57 साल की हिस्ट्री में पहली बार वो सीट हारी जी जी। उसके बाद एमएलसी चुनाव हुए पूना में, 38 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया वहां पर। अभी एमएलसी के 2 चुनाव हुए, और नागपुर डिवीजन और अमरावती डिवीजन, जो कि पूरा विदर्भ जो माना जाता है, जिसमें 10 पार्लियामेंट सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कस्बा पेठ की सीट, एक पूना की सीट, अभी बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने सिटिंग जो जिसकी डेथ हुई थी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की, उसकी डेथ के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया। तो और प्लस अभी राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसमें पूरे देश में अगर सबसे सक्सेसफुल एंड टू एंड 382 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, अगर सबसे सक्सेसफुल किलोमीटर टू किलोमीटर स्ट्रेच देखा जाए तो महाराष्ट्र का स्ट्रेच था जी। पूरे इस 4000 किलोमीटर की यात्रा में जितनी रैलियां हुई, महाराष्ट्र के शेगांव में जो रैली हुई वो सबसे बड़ी रैली मानी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ तो एकदम लगातार लोगों के बीच में बढ़ रहा है, और हर एरिया में, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। और बाकी जो पार्टियां हैं आज, जो हमारे अलायंस पार्टनर भी थे, महाविकास आघाड़ी, उनको भी कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने में उनको भी ये दिख रहा है कि गेन है जी। और अगर तीनों मिलके लड़ेंगे हम चुनाव जैसे, तो तीनों, चाहे उनकी पार्टियों में टूट हुई, लेकिन जनता के बीच में ये मैसेज गया कि असली पार्टी शिवसेना की उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, असली पार्टी राष्ट्रवादी की शरद पवार जी की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी साथ में, तो तीनों पार्टियां ये मिलके हम चुनाव एक तरफा जीतेंगे। 2024 यानी कि महाराष्ट्र एक तरफा जीतोगे जी। महाराष्ट्र में तो आप हाथ से हाथ जोड़ रहे हो, विपक्षियों को साथ मिला रहे हो, जो कभी आपको छोड़ गए थे वो आपके साथ आ गए, शरद पवार छोड़ गए थे कभी। हरियाणा में क्यों नहीं जुड़ रहे? आपकी पार्टी के जो नेता हैं सबके मुंह अलग अलग है, कोई पूर्व में है, कोई पश्चिम में है, हरियाणा कैसे संभालोगे फिर अब? क्योंकि आप हरियाणा बेस्ड हैं, गुरुग्राम से हैं, तो हरियाणा की बात शुरू कर रहे हैं आपसे। हरियाणा में भी आप देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो हमारा बहुत कामयाब अभियान हो रहा है। किरण चौधरी कह रही है कोई हाथ से हाथ जोड़ो अभियान नहीं है, वो तो कह रही है कहीं कभी लाल पगड़ी होती है, कभी पीली होती है, कभी गुलाबी होती है।
तो कैसे हाथ जुड़ेंगे आपके फिर? जो पगड़ी हाथ से बनती है और हाथ से ही बांधी जाती है। कोई भी पगड़ी हो, चाहे लाल रंग की हो या पीले रंग की हो या हरे रंग की हो, वो सभी हाथ से ही बांधी जाती है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता ही आके अपने लीडर के सिर पे सेहरा बांधता है। और अलग अलग एरिया में अलग अलग लीडर्स हैं हमारे, अलग अलग उनकी फॉलोइंग भी है और सबकी मजबूत फॉलोइंग है। किसी भी इलाके में आप देखो, और कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो हरियाणा में, आज की डेट में जितनी उपस्थिति कांग्रेस पार्टी की रैलियों में, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स में हो रही है, और इवन गुड़गांव में भी हम देखें कि पिछले आने वाले टाइम में हमारे जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से लोग कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ वापस आ रहे हैं, और इस 9 साल की असफल सरकार से जो मोह भंग हुआ है लोगों का, वो देखते हुए और कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही एक मुश्त से इकट्ठे होके और सबसे बड़ी पार्टी निकल के आएगी और सरकार बनेगी। यानी इकट्ठे हो जाएंगे कांग्रेस वाले लोग, जो आपके नेता हैं सभी हरियाणा के, सभी का एक ही एम है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना और कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना। एक चीज़ और है, फूलचंद मुलाना जी अध्यक्ष थे और आप उस समय कम्युनिटी सेल के उनके प्रकोष्ठ के प्रदेश के चेयरमैन थे। 9 साल में आपके बाद कोई और चेयरमैन बना क्या? नहीं, कम्युनिकेशन तो देख रहे हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं। आपके 9 साल के अंदर आपकी पार्टी का संगठन तक नहीं बना। देखिए, संगठन अब भी उदयभान जी को बने हुए लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। जिलाध्यक्षों की लिस्ट ले गए थे एक बार आलाकमान के पास, वो लिस्ट मंजूर नहीं हुई। कैसे पार करेंगे इस लड़ाई को हरियाणा के अंदर? नहीं, संगठन का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस पार्टी इस समय पूरे देश में जो एक्सरसाइज चल रही है कांग्रेस पार्टी की, एक स्टेट करके आप देखेंगे कि केंद्र में भी हमारी हर स्टेट की मीटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की हुई, कर्नाटक चुनाव से पहले कर्नाटक की हुई थी, उसके बाद उत्तराखंड की हुई कल परसों, 3-4 दिन पहले महाराष्ट्र की हुई थी, राजस्थान की मीटिंग हुई, छत्तीसगढ़ की मीटिंग हुई। तो एक एक स्टेट के मुद्दे को लेकर जो मुद्दे बचे हुए हैं, जो मुद्दे अगर कहीं पर अगर संगठन की कमी है, संगठन बिठाना है, कहीं पर कोऑर्डिनेशन की बात है, कहीं पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनानी है, तो ये हम अलग अलग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हमारे संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल जी, ये तीनों बैठ के हर स्टेट की एक स्टेट का रिव्यू कर रहे हैं, एक स्टेट की मीटिंग कर रहे हैं। और अभी हमारे जो नए प्रभारी बने हैं दीपक बाबरिया जी, उन्होंने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। उस दिन पहली मीटिंग में जब वो चंडीगढ़ गए तो पहली बार बैठ के उन्होंने प्रदेश के हर लीडर के साथ अलग से बातचीत की। एआईसीसी में बैठ के वो बात कर रहे हैं, और जो भी मुद्दे हैं आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं है कि जबकि ये सारे मुद्दे हल कर दिए जाएंगे। कि जल्दी संगठन आपका अच्छा काम करेगा, हल कर दिए जाएंगे सारे। जी। राजस्थान के अंदर जहाँ सरकार है आपकी अब भी, क्योंकि आप पूरा देश देखते हैं, तो राजस्थान के अंदर आपकी जो सरकार है वहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा के बारे में क्या सोच के चलें? किसी की सिंगल लीडरशिप होगी या वही कांग्रेस का हाथ होगा, बस सिर्फ हाथ पे चुनाव लड़ेंगे सभी? देखिए, अभी अगर हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ, अगर कोई डिफरेंसेस थे तो डिप्टी सीएम बना दी गए, और ये बड़े म्यूचुअल कंसेंट से हुआ। कर्नाटक में हुआ, 2 एस्पिरेशनल लीडर थे, एक सीनियर लीडर जो हमारे थे सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री बने, डीके शिव कुमार जी दूसरे जो सीनियर लीडर थे, और एस्पिरेशनल है। राजनीति में देखो, महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है जी। हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, और राजनीति में और जो भी आया है उसको हर किसी का ये होता है कि मैं ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचूं। लेकिन समय को देखते हुए, जो रिजल्ट आता है उसको देखते हुए, कि फिर सब एमएलए से उस टाइम कंसल्ट किया जाता है, सबका व्यू लिया जाता है, सभी लीडर्स का व्यू लिया जाता है, तो जो भी निकल के आएगा वो सबके पब्लिक के सामने होगा। क्योंकि हमारा तो वो ये कि मीटिंग होती है और हम साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हम प्रेस रिलीजेस भी देते हैं उसकी, और ब्रीफिंग भी होती है साथ के साथ। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पब्लिक के सामने आ जाएगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये जिस तरह से मंत्रणा का कार्य हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, और सब लोगों को, सब लीडर्स को बिठा के सबसे बातचीत करके जिस तरह से हल निकालने की कोशिश हो रही है हर एक राज्य के बाद हर राज्य में, तो उसमें बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाले समय। महत्वाकांक्षा सबकी होती है। अभी आपने कहा काफ़ी कुछ अगर देखें तो कांग्रेस ने आपको काफ़ी कुछ दिया भी है। बड़े स्टेट के आप सह प्रभारी हैं, आपने खुद बताया कि कई राज्यों में काम करने का मौका भी मिला। आशीष जी की और क्या महत्वाकांक्षा है? देखिए, मैं तो राजनीति में एक लेटरल एंट्री हूँ जी।
सब कुछ छोड़ के राजनीति में आया, तो महत्वाकांक्षा मेरी ये है कि पब्लिक के साथ जो एक बड़ा कैनवस राजनीति देखा, क्योंकि मैंने तो कॉर्पोरेट में भी काम किया, अपना बिजनेस भी चलाया, लेकिन सब बंद करके, लेकिन राजनीति जब मैंने शुरू से देखी तो राजनीति एक बड़ा कैनवस है जिसमें लोगों के जुड़े हुए मुद्दे, पॉलिसीज, वहाँ पर आप किस तरह से फीडबैक लेके जो लोगों की समस्याएं हैं उनको किस तरह से हल करा सकते हैं। तो मेरा ये एम है कि मैं आने वाले समय में भी, और जिस तरह से अब करते भी आए हैं कि संगठन के माध्यम से जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, उनके साथ मिलके, और ये जो जनता के मुद्दे हैं उसको, अपने देश को नेशन बिल्डिंग के लिए उसको मैं अपने जो भी योगदान दे सकूंगा मैं देना चाहूंगा, और दे भी रहा हूँ और आगे भी देता रहूंगा। राजनीति बड़ा कैनवस है जी, सेवा का माध्यम भी है। अगर मान लिया जाए कि जो समाज सेवा है वो भी राजनीति का एक पार्ट है, अगर आप राजनीति में और खासकर सत्ता के अंदर किसी मुकाम पर होते हैं तो लोगों की ज़्यादा सेवा कर पाते हैं। विधानसभा चुनाव आने हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम भी आपकी सीट है, क्या आशीष दुआ की कोई दावेदारी है विधानसभा के लिए, या आशीष दुआ एक जनप्रतिनिधि बनकर लोगों की सेवा करने का कोई मन या मूड या महत्वाकांक्षा रखते हैं? देखिए, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का, और मुझे जो भी कार्य कांग्रेस पार्टी ने दिया है आज तक, मैंने उसको पूरी ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश की है जी। आने वाले समय में भी पार्टी अगर मेरे लिए कुछ समझेगी, मुझे कुछ किसी काम के लायक समझेगी और कोई काम देना चाहेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल गुड़गांव के बारे में स्पेशल। बारिश आ रही है 12वीं, और जब जब बारिश आती है गुरुग्राम डूबता है, बहुत पानी भरता है यहाँ पर। एक तो ये, दूसरा ये कि गुरुग्राम का नगर निगम का चुनाव नवंबर से ड्यू है, यानी कि 9 महीने लगभग होने जा रहे हैं। मान लिया जाए कि राम भरोसे है, अधिकारियों के भरोसे पड़ा हुआ सब कुछ। और तीसरी बात, चुनाव को लगता अब भी टाला जा रहा है नए परिसीमन के नाम पे, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अब परिवार पहचान पत्र से नए परिसीमन होंगे। इन तीनों पर जवाब चाहूँगा आपके। चलिए, अच्छा हुआ हम गुड़गांव पर आ गए, और गुड़गांव की बारिश ने याद दिला दिया, याद दिला दिया कि हम गुड़गांव में हैं। गुड़गांव की आज जो हालत आज देखी जा रही है, 400 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज का ऑफिस गुड़गांव में है जी। 70% इन्वेस्टमेंट पूरे हरियाणा की गुड़गांव में आती है। 65% से ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है गुड़गांव का जी, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्री के जो हो, 65% से ज़्यादा हरियाणा का पूरा का कंट्रीब्यूशन गुड़गांव करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गुड़गांव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल लावारिस छोड़ के रखा है। और इसके मैं 2-3 उदाहरण दूंगा आपको। एक, ये जो पानी भर जाता है जगह जगह, हमारे साथी बैठे हैं जो यहाँ पर, किस हालातों में, आधे घंटे की बारिश होगी तो किस हालातों में निकल के जाना पड़ता है वहाँ से। एक सबसे बड़ा मुद्दा वेस्ट मैनेजमेंट का, कूड़ा निकासी का गुड़गांव का मुद्दा। मैंने 2023 में मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चारों जी गुड़गांव के विधायक, उनको भी एक चिट्ठी लिखी थी कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, उसका मतलब गुड़गांव में रह सिर्फ कूड़ा एक जगह से उठा के और दूसरी जगह डंप करना उसका मतलब रह गया। और जगह जगह आप निकलेंगे गुड़गांव में तो कूड़े के ढेर, और इस हालात में वो कूड़ा जो सारा लोगों के घरों में जा रहा है जी, लोग कचरा और बीमारियां फैल रही हैं पूरे गुड़गांव में। लेकिन ये 3 सालों में ना तो इस पे कोई काम हुआ, ना किसी ने मुझे जवाब दिया इसके बारे में, ना मुख्यमंत्री ने, ना किसी विधायक ने उठ के कि ये हम कार्य करने वाले हैं, ये कार्य करने जा रहे हैं। सिर्फ आप देखो कि यहाँ पर GMDA बना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो कि आज आपने बताया कि उसमें कॉर्पोरेटर्स का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नया बनाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति पता है। अगर कुछ काम किया हो, एक GMDA का कार्य सिर्फ ऐड देना, अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा देना कि स्मार्ट गुड़गांव, ये स्मार्ट गुड़गांव अगर कोई आके देखे, G20 गुड़गांव में हुआ, और आज हम गुड़गांव की ये हालत हमने G20 को दिखाई। हैपनिंग हरियाणा एक समिट हुआ, हैपनिंग हरियाणा, आज ये मिस हैपनिंग हरियाणा हो गया।
सब तरफ से आप देखा जाए तो गुड़गांव का जो दुर्भाग्य है, जैसा मैंने कहा कि ना तो यहाँ पर कॉर्पोरेटर का पता है, ना यहाँ एमएलए का पता है किसी चारों विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्थिति आपको मालूम है कि अपनी सरकार ही उनको उद्घाटन पे नहीं बुलाती। कभी कभी उद्घाटन होता है, मुख्यमंत्री जी आते हैं उद्घाटन करने के लिए, और यहाँ पर 9 सालों में 1 किलोमीटर लाइन नहीं बढ़ पाई मेट्रो की आगे। एक गुड़गांव ने एक रास्ता दिखाया था मेट्रो का कि दिल्ली में मेट्रो आई, साथ के साथ गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी की सरकार मेट्रो लेके आई हुडा सिटी सेंटर तक। लेकिन 9 सालों में हर दूसरे या तीसरे महीने अखबार में खबर क्या छपाते थे, डीपीआर बन रहा है। पता नहीं कितने डीपीआर बनाए इन्होंने, पता नहीं कितने डीपीआर के नाम पे पैसे खाए, और डीपीआर ही डीपीआर बनते रहे। लेकिन आज भी वो जो लाइन बनी कि पुराने गुड़गांव को कनेक्ट करेंगे, तो पुराने गुड़गांव को तो बाईपास कर रही है वो लाइन। और सबसे बड़ी बात जो रिक्वायरमेंट थी गुड़गांव की जनता की डिमांड थी कि गुड़गांव को एयरपोर्ट से जोड़ा जाए। और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर हाईवे का भी ट्रैफिक कम होता है, जो हाईवे पे हमेशा जाम लगा रहता है। बहुत सारी गाड़ियाँ गुड़गांव में, कॉर्पोरेट्स हैं, गुड़गांव में इंडस्ट्री है, सबका एयरपोर्ट से आना जाना बहुत लगा रहता है। तो गुड़गांव की एक रिक्वायरमेंट थी कि एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो। वो इस जो अभी जो लाइन फाइनल हुई उसमें गुड़गांव की एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी भी फाइनल नहीं हुई है। हरियाणा जो पावर सरप्लस स्टेट था, आपने इस सरकार ने अपना पावर शेयर सरेंडर किया झाड़ली प्लांट में। आज पावर डेफिसिट स्टेट बन गया हरियाणा। तो इतने मुद्दे हैं। खिड़की दोला टोल प्लाजा, गुड़गांव की जो आज एक्सपेंशन हुई, गुड़गांव के आधे सेक्टर टोल प्लाजा के दूसरी तरफ है। तो गुड़गांव वासी को अपने गुड़गांव में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए टोल पे करना पड़ता है। एक ही ऐसा शहर होगा पूरे देश में जिसको अपने विद इन सिटी कम्यूट करने के लिए टोल देना पड़ता है। लेकिन क्या किया हमारे विधायकों ने, हमारे माननीय सांसद साहब ने, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक प्रोजेक्ट गुड़गांव का या एक मुद्दा वो हल करा पाए हो। कूड़े का जो बंधवाड़ी का इशू देखिए, आसपास के गांव में किस तरह से कैंसर के रोग, क्योंकि वो लीकेज जो पानी के अंदर जा रहा है, वो फरीदाबाद तक आप पानी की हालत देखिए, आप ग्राउंड वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को देखने की जरूरत है। और एक चुनी हुई सरकार का ये दायित्व होता है अपने सिटीजन्स के लिए कि वो उनको इधर उधर के बातों में ना उलझाएं कि खाली आप हिस्ट्री को देख के कि हिस्ट्री में हमें परेशान किया गया था, हम परेशान हुए थे, लोगों को के साथ इमोशनल कार्ड खेलना। किसी भी जगह पर जो परिसीमन होता है, जो वोटर प्रोफाइल होती है, वो एक जो वोटर कार्ड होता है उसके बेसिस पे होता है, नंबर ऑफ वोटर्स के बेसिस पे होता है। कभी भी ये परिवार पहचान पत्र वार्ड परिसीमन के लिए ना तो ये लीगली ना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। तो अगर ये सरकार सिर्फ अपनी विफलताओं से ध्यान बटाने के लिए, अपने ऊपर जो सवाल उठते हैं उससे ध्यान बटाने के लिए और लोगों को बहकाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, जो कि अब आज की डेट में 9 साल में काठ की हांडी वो कहते हैं एक बार चढ़ती है, दूसरी बार 2 बार चढ़ चुकी, तो इस बार तो इस बार तो ये नहीं चढ़ने वाली, नहीं चढ़ेगी। आशीष जी, आदमी कितना भी घूम ले, जब सांझ होती है तो अपने घर जाता है। कहा जाता है ना, पुरानी कहावत है हमारी और सनातन में खासकर कहा जाता है। महाराष्ट्र के सह प्रभारी हैं, आपने खुद बताया कांग्रेस ने बहुत मौका दिया। गुरुग्राम आपका गृह क्षेत्र है। मैंने आपसे पूछा कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, तो आपने इशारे में बताया मौका मिलेगा। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप युवा हैं, शिक्षित हैं, ऊर्जावान हैं, कांग्रेस में आपकी से भी ठीक ठाक है क्योंकि बड़े पद आपको मिले हुए हैं। अगर आपकी सरकार बनती है कांग्रेस की, तो गुरुग्राम के लिए अगर आपकी 5 प्राथमिकताएं पूछे तो क्या है? क्या सोचें गुरुग्राम के लोग आपके लिए कि आशीष दुआ अगर सत्ता में भागीदार हो गए तो गुरुग्राम के लिए ये होगा? देखिए, मिलेनियम सिटी के नाम से गुड़गांव जानी जाती थी जी। आज मिलेनियम का मिलीमीटर भी नहीं रह गया। तो सबसे पहला तो कार्य ये है कि जो गुड़गांव आज
पूरे विश्व में एक पहचान के तौर पे उभरा है और गुड़गांव का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, क्योंकि फॉर्च्यून 500 की 400 से ज़्यादा कंपनियों का यहाँ पर अपना ऑफिसेज हैं। सुजुकी का पावर प्लांट अपना प्लांट है, होंडा का प्लांट है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है। तो एक बुनियादी मुद्दे जो गुड़गांव को चाहिए और जो इस सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, और सबसे पहला तो गुड़गांव को ज़रूरत है साफ हवा की। क्या करेंगे उसके लिए? मैं बताता हूँ आपको। जिसके लिए कूड़ा निरसन सबसे पहला कार्य गुड़गांव में होना चाहिए। जी, ठीक है। दूसरा, साफ पानी, तो एक की सफाई होगी, सड़कें ठीक होंगी, साफ पानी मुहैया कराना पूरे गुड़गांव वासियों को, ये एक दायित्व है। जी, ठीक है। तीसरा, गुड़गांव में एक अपनी एक यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, और जिस तरह से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, आज 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन गुड़गांव की हो, लेकिन अच्छे कॉलेजेस हमारे स्टूडेंट्स के, स्कूल अच्छे बने, हम प्राइवेट स्कूल्स गुड़गांव में बहुत काफ़ी बने हैं, लेकिन कॉलेजेस की कमी है। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस की तरह यहाँ पर एक कैंपस होना चाहिए गुड़गांव में, जिसमें जो कि ना केवल गुड़गांव वासियों के लिए लेकिन पूरे हरियाणा के लिए एक मॉडल हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर हम खड़े हों। गुड़गांव की यूनिवर्सिटी की जो बात करूं, तीन एजुकेशन की बात जो हुई, शिक्षा की। चौथा, गुड़गांव में सिटी बढ़ती गई, ना आर्ट और कल्चर की तरफ ध्यान नहीं गया, और किसी भी विकसित प्रदेश के लिए, विकसित राज्य के लिए, विकसित स्थान के लिए हमें आर्ट और कल्चर को महत्व देना, सांस्कृतिक हमारी धरोहर को प्रिजर्व करना। कि गुड़गांव में इतनी सारी पुरानी जो हवेली हैं, पुरानी बावड़ियां हैं, पुराने पानी के जो वाटर कैचमेंट एरियाज थे, उनका पूरा रेस्टोरेशन अच्छे तरीके से हो, एक टूरिज्म सर्किट हो गुड़गांव का, और आर्ट एंड कल्चर में लोगों को अपने भारत की धरोहर को, भारत के आर्ट और कल्चर को दिखाने का, समझने का, उनके साथ बैठने का, और अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हुए हैं गुड़गांव में, सब तरफ से पूरे देश के लोग बसे हुए हैं, तो एक मल्टी कल्चरल एक हब की तरह बन के आए गुड़गांव। ये मेरा ड्रीम है और ये मैं इसके लिए काम भी करूंगा। चलिए, तो ये आशीष दुआ थे हमारे साथ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं, बड़े ओहदों पर रहे हैं, और गुड़गांव को लेकर इनका एक ड्रीम है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको आशीष जी, थैंक यू, कि आपके ड्रीम पूरे हों और आप उसके अंदर भागीदार बने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। देश रोजाना का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आपकी व्यूअरशिप और ख़ास मुद्दों के साथ आप हरियाणा में दिख रहे हैं, हरियाणा की आवाज़ उठा रहे हैं, और ख़ास तौर से आपकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आप जो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी जो योगदान है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।